नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से। एग्जिट पोल्स भले ही कुछ भी कहें, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधनों महाविकास आघाड़ी और महायुति ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर कह दिया है कि उनकी पार्टी के नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। उसके इस बयान को लेकर महाविकास आघाड़ी में हलचल पैदा हो गई है। इधर वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, उसको लेकर भी दोनों गठबंधनों की ओर से अलग अलग अपने हिसाब से तर्क दिए जा रहे हैं। दिखाते सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट। एग्जिट पोल का इशारा जो भी हो, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दावे दोनों गठबंधन कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में सीएम चेहरे की रेस शुरू हो गई है। नाना पटोले ने एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनाने का दावा कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। सीएम चेहरे पर शुरुआत से ही जोर दे रही उद्धव सेना पटोले के बयान पर बड़ी असहज दिखी। संजय राउत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कुर्सी पर विचार गठबंधन में चर्चा विमर्श के साथ होगा। महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। इधर ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। राज्य में 65.11% मतदान हुआ। बताया गया कि 30 साल के बाद महाराष्ट्र में इतनी वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में इससे पहले 1995 में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल और इस बढ़े वोट परसेंटेज से बीजेपी फाइनल नतीजे के पहले ही खूब कॉन्फिडेंट दिख रही है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। इसके जवाब में कांग्रेस कहती है कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़त का मतलब सरकार के खिलाफ तैयार हुआ मत है, न कि उनके पक्ष में। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज और बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। हालांकि इस बार एग्जिट पोल्स को लेकर उत्साह पहले जैसा नहीं। लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स के फेल होने के बाद लोगों को इनकी विश्वसनीयता पर संदेह है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, पर उसी दिन सीएम चेहरा साफ हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 5 साल में कई झटकों के बाद महाराष्ट्र की जनता और जानकार भी कुर्सी का खेला देखने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। मुंबई से पारस धामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण संकट को नियंत्रण में लाने के लिए ग्रैब 4 के सख्त नियम लागू हैं और इसका असर दिल्ली के पॉश मार्केट से लेकर पुरानी दिल्ली के लोकल मार्केट तक नजर आ रहा है। दिल्ली में व्यापार 25% से ज्यादा इसको लेकर घटने की आशंका है। दिखाते हैं आपको दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। हर किसी तरीके से बिजनेस मतलब रिटेल काम है ही नहीं। एक भी ग्राहक नहीं आया प्रदूषण के हिसाब से। गाड़ी भी खराब हो रही है बिजनेस। सेंट्रल दिल्ली के मशहूर खान मार्केट से लेकर जामा मस्जिद के मीना बाजार तक सब कारोबारी परेशान हैं। प्रदूषण और ग्रैब 4 लागू होने का असर कारोबार पर दिखाई दे रहा है। कारोबार 50 से 60% तक घट गया है। ग्रैब 4 से जी खान मार्केट में क्या हर एक आदमी इफेक्टेड है। खान मार्केट में कस्टमर कम है। मेरे हिसाब से जी कम से कम नहीं तो 30-40% गिरावट जरूर हो। कस्टमर कम से कम 40-50% जरूर कम है, बिल्कुल कम है जी, 100% कम है। आप अभी भी देख लीजिए, पार्किंग इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ की आप थोड़ा पार्किंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन पार्किंग अवेलेबल है। दुकानें खुद आप एक राउंड लगाएंगे, आप देखेंगे दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद के मीना बाजार में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, ये जो प्रदूषण जो चल रहा है,
इसका कितना असर पड़ा है व्यापार? इसका इतना खराब असर पड़ा है कि एक तो पब्लिक नहीं आ रही और जो बेचारे आ भी रहे हैं तो वो अपने घरों में बैठ जाते हैं। ग्राहक आ नहीं रहा दुकान पे। देखो हम यहाँ 15-20 मिनट से एक भी ग्राहक नहीं आया प्रदूषण के हिसाब से। 4 घंटे ग्राहक नहीं आता यहाँ। घट भी रही है, खराब हो रही है बिजनेस। हाँ, बिजनेस तस्वीर खाने पीने से लेकर कपड़ों तक, मोबाइल से लेकर जूतों तक हर तरह का कारोबार घटा है। करोल बाग की मशहूर गफ्फार मार्केट में मोबाइल से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानदार सबसे ज्यादा परेशान हैं। बिजनेस सर ये मान लीजिए कि अगर 100% होता तो 20% पे ही आ गया है। हाँ जी, कस्टमरों को मतलब ताकना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि कोई आए किसी को कुछ दें। हालांकि मंदी के इस दौर में वो दुकानदार खुश हैं जो एयर प्यूरिफायर बेचते हैं। पिछले एक हफ्ते से काफी बढ़ गई है इसकी बिक्री और सेल भी है, पर हर बंदा खरीदने आता है, मैक्सिमम लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है। और कुछ अफोर्डेबल प्राइसिंग में हो तो हर बंदा खरीद सके, क्योंकि ये नीड्स सब के लिए, एक के लिए तो है नहीं। जो खरीद सकता है उसके लिए, बाकी गरीब आदमी के लिए भी तो होनी चाहिए ना। तो ये जो एयर प्यूरिफायर लगा है इसकी कितनी कीमत है? ये लगभग 10,000 के करीब है फिलिप्स का। और इसमें छोटे वाले भी हैं? ये छोटे वाला है लगभग 7,000 के करीब है और लगभग 5,000 से नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, है ही नहीं। और वो ब्रांडेड कंपनियों के ही हैं सारे, के नाम है। अगर अफोर्डेबल प्राइस में हो तो हर ही को मिलना चाहिए ना। जैसे अगर प्रदूषण का ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर दिल्ली में कारोबार पर और ज्यादा होगा। ग्रैब 4 लगने के बाद दिल्ली और एनसीआर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें कुल मिलाकर के 20 से 25% का एकदम से डाउनफॉल आ गया। हालात ये हो गई है कि दिल्ली के अंदर ना तो कोई ट्रक आ सकता है और ना कोई ट्रक जा सकता है। जब ये ग्रैब 4 लग गया, ट्रक आ नहीं रहे, ट्रक जा नहीं रहे, रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा, फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं जा रहे। और ख़ास तौर पर दिल्ली के आसपास जो एनसीआर एरियाज़ हैं जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मानते हैं, वहाँ पर भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि अगर उनके यहाँ माल पड़ा है तो वो दिल्ली नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली से बाकी सब राज्यों में जाता है। जाहिर है प्रदूषण का संकट बड़ा है और इसके असर से निपटना आम नागरिकों से लेकर दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अलग अलग राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें से एक है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर आपकी सेहत की मुफ्त में जांच हो रही है। CPR जैसे शुरुआती इलाज के बारे में बताया जा रहा है। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पर आसानी से मिल रही है। ये परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का पवेलियन है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ सबको बताते हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत 12 बीमारियों के खिलाफ सरकार मुफ्त में टीकाकरण कराती है। जैसे कि पोलियो आपको पता है, मीजल्स, रूबेला है, उनके खिलाफ हम टीकाकरण कराते हैं। और 16 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को ये टीकाकरण दिया जाता है साल भर में। यहाँ पर आए हुए विजिटर्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। ट्रेडिशनली लोगों की ये धारणा है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम छोटा परिवार की बात करता है या कुछ परिवार नियोजन के साधनों की बात करता है, जबकि प्रोग्राम का अब मोटिव अलग है। प्रोग्राम लोगों को हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग फॉर वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड की बात करता है। वो लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से स्पेसिंग देने से उनका जो आने वाला बच्चा है वो स्वस्थ रहेगा। और अब हमारी जो कंट्रासेप्टिव बास्केट है अब वो लिमिटेड नहीं है, काफ़ी बड़ी हो गई है। इसमें बहुत नए साधन भी आ गए हैं, तो उन सब की भी जानकारी इस स्टॉल में दी जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पवेलियन इस बार वन हेल्थ की थीम पर आधारित है, जिसका मतलब है एक व्यापक नजरिया जो इंसान, पशु, पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत से जुड़ा है। इसके साथ ही FSSAI के स्टॉल्स पर भी मैजिक बॉक्स के जरिए लोगों के खाने पीने की चीजों में मिलावट के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। गुड हेल्थ मेक्स गुड लाइफ, और इस बार जो आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर रहा है वो इसी को लेकर कर रहा है। इस पूरे आयोजन में न सिर्फ लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और सलाह दी जा रही है,
बल्कि उनकी विभिन्न बीमारियों से जुड़े चीज़ों को लेकर यहाँ पे फ्री चेकअप किया जा रहा है, जिससे उनको पता चल सके कि उनका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है। नई दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। तेलंगाना के सरकारी स्कूल में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विवाद छिड़ गया है। एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने की वजह से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर राजनीति शुरू हो गई। देखिए क्या है पूरा मामला। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकनूर जिला परिषद हाई स्कूल के करीब 30 बच्चों को बुधवार को मिड डे मील खाने के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा। इन सबको मिड डे मील खाने के बाद पेट में दर्द और जी मिचलाने की तकलीफ थी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना की गंभीरता समझते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। घटना के एक दिन बाद भी 16 छात्रों का नारायणपेट सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हें जो उपमा दिया गया उसमें कीड़े थे। हमें उपमा दिया गया, कुछ बच्चे खाने लगे, फिर उन्होंने कहा कि इसमें कीड़े हैं और उसे फेंक दिया। स्थानीय विपक्षी नेताओं ने जब अस्पताल आकर खराब खाने के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि खाने में उपमा नहीं बल्कि पोंगल दिया गया था। जब बीआरएस सत्ता में थी तब सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों, मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को कांग्रेस ने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। अब बीआरएस की बारी है। माता पिता और नागरिक समाज के कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति न करके भविष्य के नागरिक के लिए पोषण सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज 20 नवंबर को हो चुका है। बीते बुधवार को इफी 2024 में शामिल होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियां गोवा पहुंची। इफी 20 नवंबर को शुरू हुआ और गोवा में 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 101 देशों से 1676 सबमिशंस मिले हैं। फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने। आपको सुनाते इस बातचीत का कुछ अहम हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ हैं रणदीप हुड्डा, जिनकी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इफी में गोवा फिल्म फेस्टिवल 55th जो गोवा फिल्म फेस्टिवल है वहां पर ओपनिंग फिल्म दिखाई गई है। और रणदीप, उसमें हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिल्म अंदर चल रही थी, आप देख रहे थे, अलग मजा है कुछ फेस्टिवल में फिल्म देखने का? आपने इतनी बार देखी होगी क्योंकि आप खुद डायरेक्टर भी रहे हैं और आपने एक्टिंग भी की है। मैंने ये फिल्म पूरी एट लेंथ अभी भी मुश्किल से देख पाया, थोड़ी बहुत मैं नहीं देखा था, पर मैं जगह जगह हॉल्स में जाता था जब रिलीज हुई थी, तो लोग हंसते भी थे, तालियां भी बजाते थे, और 90% शोज के बाद लोग एंड में ताली ऐसे बजाते थे जैसे कि लाइव नाटक के थिएटर परफॉर्मेंस देखी हो, विच इज़ अ वेरी वेरी हार्टनिंग थिंग फॉर मी एज अ डायरेक्टर। और अभी भी मैंने बहुत समय के बाद देखी, तो मैं देख रहा था तो एकदम से लोगों का जो रिएक्शन आता था वो आप भी भूल गए थे, अरे यहाँ पे ये रिएक्शन आया था, वो आया था। So it's very heartening. It's like, watching the movie all over again, and it's nostalgic, and of course, I had a great team, great cast, and I'm very grateful for this opportunity. IFFI is a very big festival. इतने सालों से चला आ रहा है, और उसमें ओपनिंग फिल्म होना इंडियन पैनोरामा की, और विदेशी लोग भी यहाँ पे आके देख रहे हैं, तो आई एम वेरी grateful that I got this opportunity. ऐसा होता है कि लिन, अगर आप जो है उनको टाइम नहीं देते, अगर किसी बर्थडे पे या इस पे, तो वो नाराज हो जाती हो? नहीं, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, तभी जाके और टाइम देने का मन करता है। ज्यादा डिमांड करती तो शायद मैं कन्नी काट लेता, पर वो डिमांड नहीं करती है, तो उससे और आदमी को खुद लगता है यार कि नहीं यार, ऐसे ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और आपकी एनिवर्सरी के लिए अभी से शुभकामनाएं, और जाट के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो आप अपना इंटरनेशनल प्रोजेक्ट देख रहे हैं और प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वो फिल्म बाजार में आपको कोई बायर मिल जाए उसके। बिल्कुल, आई होप सो टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब एक बेहद दुखद खबर आपको दिखाते हैं कर्नाटक के बागलकोटे से, जहां 37 वर्षीय एक महिला को हेयर ड्रायर में हुए विस्फोट की वजह से अपनी हथेलियां गंवानी पड़ी। दरअसल हुआ ये कि उन्होंने एक नया हेयर ड्रायर खरीदा था, उसे चालू करने की कोशिश की, जिसके बाद उसमें विस्फोट हुआ और उनकी उंगलियां कटकर गिर गई। देखिए पूरी खबर क्या है।
बसव राजेश्वरी यरनाल अस्पताल में हैं और सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें अपनी दोनों हथेलियां गंवानी पड़ी हैं। जब उन्होंने हेयर ड्रायर का पैकेट खोला और उसे चालू करने के लिए जैसे ही स्विच ऑन किया, जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो देखा कि उनकी उंगलियां कटकर जमीन पर गिरी हुई थीं। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी दोनों हथेलियां काटनी पड़ी। मैंने कुरियर ऑफिस से पार्सल लाकर खोला। उसमें हेयर ड्रायर था। अगले दिन मुझे इसे चालू करने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही मैंने प्लग लगाकर उसे ऑन किया, एक बड़ा धमाका हुआ और उसमें मेरे दोनों हाथ बुरी तरह जल गए। इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हेयर ड्रायर में धमाका क्यों हुआ। जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से विस्फोट हुआ। हेयर ड्रायर जैसे उपकरण के लिए कम से कम 2 किलोवाट का कनेक्शन जरूरी होता है, लेकिन जिस स्विच का इस्तेमाल किया गया वो इतनी क्षमता का नहीं था। इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और ये हादसा हुआ। घटना के बाद हमारी क्लू टीम और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेजा गया है। अब तक की जांच से पता चला है कि हादसा इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी के कारण हुआ है। FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हेयर ड्रायर में विस्फोट की असली वजह क्या थी। लेकिन प्रारंभिक जांच से पता चल रहा है कि जितनी बिजली की जरूरत हेयर ड्रायर को थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाई और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से विस्फोट हो गया। ऐसे में साफ है कि घरेलू विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल करते वक्त काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।